नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम वागधारा में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है साहित्य व काव्य लेखन और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ओपी शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। साथ ही ये निर्देशक रहे हैं नेहरू युवा संगठन भारत सरकार के। तो ओपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। देखिए सर, हम जानते हैं कि लगभग 40 वर्षों से आप इस साहित्य के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये साहित्य क्या होता है, क्या अभिप्राय है साहित्य का? साहित्य का अर्थात दूसरे का मदद करना, दूसरे का हित करना जी। साहित्य में साहित्यकार जो भी लिखता है वो समाज का दर्पण होता है जी। समाज में जो कुछ हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, या उसमें कठिनाइयाँ हैं, विषमताएँ हैं जी। तो उन सारी परिस्थितियों को लेकर के साहित्यकार लिखता है। जी, मतलब कि जो भी हमारे समाज में कुछ भी अच्छा है उसको भी सामने लेकर आता है, कुछ भी बुरा है उसको भी सामने लेकर के आता है। जी जी जी। साहित्य लेखन में गद्य है, पद्य है और कहानी है जी, और आलेख हैं, फिर गीत हैं जी, और उसके साथ में रूपक हैं जी, ये सारे ही समाज को मार्गदर्शन करते हैं। जी। कुछ बातें लिख करके होती हैं, कुछ बातें कह करके होती हैं। तो काव्य में कविता लिखने वाला जो है वो समाज को शिक्षित करता है, जी, जानकारी देता है जी, और उससे एक दिशा प्रदान करता है समाज को। क्योंकि देखिए, जैसे जो ये एक महाकाव्य माना जाता है हमारे महाभारत को, और उसमें जो गीता सार जो बताया गया है उसमें कहा जाता है, ये हमने सुना है, ये तो आप ही हमें अच्छे से बता सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी कोई समस्याएं आती हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका जो हल है वो गीता में ना हो। गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है जी, और हिंदू धर्म में तो सबसे बड़ा ये काव्य ग्रंथ है, मार्गदर्शन का ग्रंथ है जी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन म कर्म फल हेतु भूर्मते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात मनुष्य को कर्म करना चाहिए। हम आप सभी लोग कर्म कर रहे हैं जी। ये नहीं देखें कि उसका परिणाम क्या होगा जी। परिणाम तो भगवान के हाथ में है और आप मेहनत करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम में कुछ कमी भी रह सकती है लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर हमें कुछ अच्छा करते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे गीता में भी है, महाभारत की जितनी हुई है उससे सारा सृष्टि को पता है और उसके बाद के भी जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं में महाकाव्यों में यही है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी को कैसे जिया जाए वो डिसिप्लिन हमें ये साहित्य सिखाता है। बिल्कुल जी। और इसके कितने भाग होते हैं, इसके क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? जो साहित्य है कुछ तो गद्य में लिखा जाता है जी, कुछ कहानी में लिखा जाता है, कोई घटनाएं होती हैं तो उसको रूपक में लिखा जाता है जी, और इसी के साथ आलेख लिखे जाते हैं जी। जैसे महान पुरुषों के चरित्र हैं जी, महान कवियों के चरित्र हैं, उनकी जीवनियाँ हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और भी जितने लेखक हुए हैं उनकी जीवनी को आलेख से लिखा जाता है। उससे मार्गदर्शन मिलता है कि उन्होंने कैसे काम किया जी, और बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। 4, 5, 6 तो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत गरीबी में काम किया है जी। रामधारी सिंह दिनकर जब सर्विस में आए, पढ़ने लगे तो उनके पास पैसे तक नहीं थे और राजा ने उनकी मदद की जी, और वो बहुत बड़े लेखक बने, महान लेखक बने जी। मुझे बिहार में रहने का मौका मिला तो वहाँ पर रामधारी सिंह को पूजा जाता है क्योंकि वो उस इलाके के, उस ज़माने के बहुत बड़े लेखक हुए जी। तो इसी तरह और लोग भी हैं, बहुत लेखक हैं। यशपाल जी हैं, हिमाचल में पैदा हुए, नाम को पैदा हुए, वैसे तो फिरोजपुर छावनी में उनका जन्म हुआ जी, और उनकी माता जी फिरोजपुर छावनी में अध्यापिका का काम करती थी। तो वहाँ से निकल करके वो इतने बड़े लेखक बने, दुनिया भर के लेखक बने, 500 पुस्तकें लिखी। तो मनुष्य को इनसे, साहित्यकारों से, साहित्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए, हौसला लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को
साहित्य में लीन होना चाहिए जी। क्योंकि ये ऐसा गुण है, ऐसा ही विधा है जिसमें आपको समय गुजारने के लिए कोई चिंता नहीं रहती है जी। हाँ, आप जब मर्जी गुनगुनाते रहो, लिखते रहो, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल का परिवेश है, आजकल का समय है, उसमें इंसान जो है वो अकेला ही होता जा रहा है। मतलब उसे कोई ना कोई चाहिए कि कोई उसकी बात सुने, लेकिन साहित्य में अगर आप डूबे हुए हैं तो आपको किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये तो नेवर फेंडिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। एक लेखक ने ये कहा है कि हमारे को किसी को मिलने की जरूरत नहीं, किताबें हमारे फ्रेंड हैं, सबसे बढ़िया फ्रेंड हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं जी। और जो देखिए अभी हमने साहित्य की बात की, साहित्य की बात करें और कविताओं का जिक्र उसमें ना आए तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि साहित्य में जो कविताएं हैं उनकी मधुरता, उनका जो रस है, इसमें ये सभी सुनना चाहते हैं, सभी जानना भी चाहते हैं, क्योंकि हर कविता का एक अनोखा मतलब होता है। आपने जो अपनी रचनाएं कुछ जो लिखी हैं उन्हीं में से कुछ हम भी सुनना चाहेंगे। देखो, मैंने पहली रचना जो पढ़ी जी, वो थी विद्या के ऊपर जी। विद्या तन है, विद्या मन है, विद्या है धन जान, जो नर विद्या ना पढ़े सो नर पशु समान। कविता बड़ी लंबी थी, लेकिन ये उसका अर्थ था कि मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जी। और विद्या तन है, विद्या मन है, विद्या धन है। धन जो मिलता है वो भी विद्या से मिलता है, और हमारा तन जो है वो भी ठीक अच्छा तभी होता है जब हमारे में विद्वता होगी, ज्ञान होगा। और साहित्य लिखने के लिए तो हमें ज्ञान चाहिए। जी। हमारे जो पूर्वज लिख गए हैं उनको हम उनको देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, कैसे लिखा, उसको हम बढ़ाते हैं आगे। चाहे वो पर्यावरण के बारे में, चाहे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, चाहे शिक्षा के बारे में, मौलिक शिक्षा के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, जितने भी है वो हम अपने गुरुओं से और शिक्षकों से लेते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सबसे बड़े गुरु हैं और दूसरे गुरु ही हमारी पुस्तकें हैं जी। हमारे गुरुओं ने जो लिखा है वो हमारे गुरु हैं जी जी। और देखिए, हम आपकी कविता जानना चाहेंगे, आपसे आपकी कविता सुनना चाहेंगे। आपका कौन कविताओं में किस तरफ को, किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है? जैसे कई कवि हैं जो लिखते हैं हमारे जो देशभक्त हैं उनके बारे में, हमारे जो शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, एक हरिश्चंद्र जी का श्लोक है जी। वो श्लोक है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। जितनी हृदय में पीड़ा है वो हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में ज़्यादा व्यक्त कर सकते हैं जी। मातृभाषा में अच्छे तरीके से बता सकते हैं जी। तो ये हरिश्चंद्र जी ने कहा है, तो इसलिए इनसे प्रेरणा लेकर के मैंने कविता शुरू की, कविताएं लिखी और हिंदी में शुरू की और उसके साथ पहाड़ी में ही शुरू की जी। पहाड़ी में मैंने जो पहली पुस्तक लिखी है वीरभूमि, नाम भी उसका वीरभूमि है और वीरभूमि का मतलब है हिमाचल प्रदेश के लोगों की भूमि जी। तो उसमें जो मैंने पहले कविता लिखी है तो उस कविता में लिखा है, मैंने वंदना लिखी है। उसमें बंदा है, उसके बोल हैं, राम जपना ओ भक्ता राम जपना, राम भगता राम जपना वो बंदे राम जपना, प्यागा उठी न बंदे राम जपना, चंगा बोलना वो बंदे चंगा बोलना, प्यागा उठी नैना मंदा बोलना, कम करना वो बंदे कम करना, प्यागा उठी ने अच्छा कम करना। ऐसे कविता से मैंने शुरू किया कि भगवान का नाम भी आ जाए और मनुष्य को ये प्रेरणा मिले कि सुबह सुबह भी अच्छा काम करे जी। सुबह सुबह अच्छा बोले जी। और बच्चों को, छोटों को ये आशीर्वाद हो कि भाई अच्छा बोलना चाहिए, माता का प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो जी। डॉक्टर शर्मा, आपने कब ये महसूस किया कि आपको अपना जो ये साहित्य है, ये काव्य लेखन है या साहित्य लेखन है, वो आगे बढ़ाना चाहिए, एज ए करियर इसको शुरू करना चाहिए? साहित्य लेखन जो है वो एक ऐसी विधा है जो हमारे को संस्कार से मिलती है जी। पूर्वजों के से संस्कार से मिलती है, अध्यापकों के संस्कार से मिलती है जी। और हमारे जो साथी हैं उनसे संस्कार से मिलती है जी। तो मैं सबसे पहले जो कविता पढ़ी वो कविता मुझे, जब मैं बचपन में स्कूल में गया, प्राइमरी क्लास में था, तो एक अध्यापक ने मुझे एक कविता पढ़ने के लिए दी जी। वो एक अफसर आए स्कूल में, तो मैंने कविता उस वक्त एक कविता पहले पढ़ी,
मैं तो पढ़ नहीं सकता था या मैं लिख नहीं सकता था, अध्यापक ने मुझे मदद की और उस अध्यापक का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं आज इतनी किताबें लिख सका। मतलब आपके प्रेरणा स्रोत जो थे वो मेरे अध्यापक थे। और मैंने वही कहा, ADI साहब वो उसमें प्रिजाइड ओवर कर रहे थे और अध्यक्षता कर रहे थे, तो मैंने यही कहा विद्या के ऊपर ना, विद्या तन है, विद्या मन है, विद्या है धन जान, जो नर विद्या ना पढ़े सो नर पशु समान। तो मैंने उनको समझाया भी, बताया भी, और मैं तो ये आज भी बोलता हूँ कि विद्या तन है, विद्या धन है, विद्या है धन जान, और जो नर विद्या ना पढ़े सो नर पशु समान। और आज तो पशुओं में भी जान है। पशु को आप डंडा मारो ना, पशु सिंह आगे करता है। हाँ, तो पशुओं में भी जान है। अच्छा, तो ये शिक्षा का एक महत्व था और इस शिक्षा के महत्व से मैं आगे चलता गया। और उसके बाद फिर जब कॉलेज में पढ़ने गए तब मौका मिला तो मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। और वहाँ मैं भाषण प्रतियोगिता में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ 3 स्टेटों के एक ही उस वक्त यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ मैं फर्स्ट आया उसमें भाषण प्रतियोगिता में, मुझे पुरस्कार मिला। तो मेरा और हौसला हुआ कि चलो हम लिखने का काम करते हैं। और लिखने में उस साहित्य के साथ साथ अपने यशपाल को पढ़ा। और बाद में पता लगा कि यशपाल जी तो हमारे भूमपल के, हमीरपुर के थे, हमारे गाँव के थे। हाँ, तो मेरी और प्रेरणा हो गई। तो यशपाल जी तो इतने महान लेखक हुए हैं जिन्होंने कोई 500 पुस्तकें लिखी हैं जी। और उन्होंने हिमाचल के साथ साथ पूरे देश के वातावरण को लिखा है जी। उनका एक किस्सा याद है मुझे कि एक बार वो केरला जा रहे थे समागम में अध्यक्षता करने के लिए। तो वहाँ गए, तो वहाँ जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उनको 500 आदमियों ने, साहित्यकारों ने स्वागत किया जी। तो उनकी पत्नी थी प्रकाशवती पाल, वो भी साथ थी, उनके गई थी। तो उनकी आंखों से आंसू निकले जी। उन्होंने कहा भाई तुम इतने दलेर हो, तुमने तो बम चलाए अंग्रेज़ों के साथ में, अब क्या हो गया? तो कहता इसलिए आंसू हो रहे हैं कि जब मेरी शादी हुई तो कोई बाजे नहीं बजे, तब जेल में शादी हुई उसकी, और आज कहता है किस प्रदेश में हमारे को स्वागत हो रहा है। तो ये उस महान लेखक की एक हिस्सा है तो मेरे को भी उतर याद आता है जी। आपकी ये जो आंसू हैं, आपकी ये भावनाएं व्यक्त कर रही हैं कि उस महान लेखक के प्रति मतलब आपका सम्मान कितना ज़्यादा है जी। देखिए, आप कहते हैं कि समाज से एक साहित्यकार चीज़ें उठाता है, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ। तो किस तरह का लेखन आप पसंद करते हैं करना? समाज में जो हम देखते हैं, कोई विषमता देखते हैं जी, या कोई कठिनाई देखते हैं, उसको हम तो लिखने की कोशिश करते हैं जी। हाँ, तो ये कहानी मैंने एक कविता लिखी जी। एक कविता मेरी पहली किताब में ही है, वो कविता है, तो वो नदी का मैंने किनारा लिखा हुआ है, एक कुणा खड्ड है। बल्ले ने मेरी ये कुणा खड्डे तेरा क्या क्या जस गां जी। बल्ले ने मेरी ये कुणा खड्डे तेरा क्या क्या जस गां, बमसन तेरे पियो किए गए बिली क्लेसर तेरा गां। बमसन में उससे निकलती है और बिली क्लेसर में समाप्त होती है। तो वो उसका मैंने कविता लिखी है उसमें जी। और उसमें सारा वर्णन है उसका, उस इलाके का, उस क्षेत्र का जी। और वहाँ पर लोग जो हैं खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर अरबी ये दूसरी चीज़ें सब्जियाँ होती हैं, मतलब गरीब आदमी वहाँ से लेता है। अगर आप किसान बनाएगा तब गरीब खाएगा जी। तो मेहनत भी है उसकी। तो ये मैंने कविता में सारा लिखा हुआ है उसका जी। हाँ, मतलब कि किस तरह से किसान मेहनत करके उगाएगा और फिर गरीब उस पे मेहनत करके अपनी मेहनत से रोटी खाएगा। हाँ जी, ऐसी है। फिर और है यशपाल पे भी हमने कविता लिखी है, उनका जयंती मनाई जाती है हर साल में, इसलिए मनाती है कि भाई और मनाए ना मनाए, हमें तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को, साहित्यकारों को पूजना चाहिए जी। और वो इतने बड़े महान व्यक्ति हुए हैं कि वो, उनका बचपन कहीं बीता, कहीं रहे, जेल में रहे, कहीं कुछ हुआ उनका। तो उन्होंने कहते कि मैंने वो यशपाल के लिखे कि यशपाल इंद्रपाल धर्मपाल भाई, और उनकी जानती सारी दुनिया सफाई, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की जिसको जानता हिंदुस्तान सारा। इतनी कविताएं लिखी उसके ऊपर ना, तो क्या कहने उनके बारे। और उनके साथी जो धर्मपाल थे, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी उस ज़माने में, 1939-40 से पहले की किताबें लिखी हुई है उन्होंने 2। एक में तो लिखा था वो तूफ़ानी दिन, कि वो हम क्या करते थे, लाहौर से चलते थे बम बना करके, और कानपुर में जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते थे, उनका डेरा था, इलाका था, वहाँ तक पहुँचाते थे। देखिए, मुझे ये जानकर सच में बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है कि आप उस समय की हमें बात बता रहे हैं जब स्वतंत्रता संग्राम जो है बहुत बिल्कुल पीक पर था जी।
और उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी, एक तो वो लिखा कि हम तुम्हारी दिन में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आंदोलन चला रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी, उसमें ये लिखा था कि ये जो भारत का राज होगा, अगला जो हमारा विधान बनेगा, नियम बनेंगे, सरकार चलेगी, उसमें लोगों की दुश्मन, ये जो कठिनाइयाँ ये नहीं हो, जो कठिनाइयाँ यहाँ हो रही हैं वो नहीं हो। उस वक्त जातिवाद भी बहुत ज़्यादा कट्टर था और उसके साथ ये था कि गरीबी बहुत थी और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो ये कहते हैं कि इनको सबको सुधारना है, ऐसा राज आना चाहिए। हालांकि उन्होंने राज नहीं देखा, लेकिन उनका एक ये साहित्य में लेखन था उनका, और उस साहित्य लेखन के लिए उनको बहुत शाबाशी भी मिली। जी, देखिए हम आपके यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि कुछ ये संस्करण हैं हमारे सामने। इनमें से आप हमें बताइए कि कुछ एक ऐसी कविताएं सुनाइए दर्शकों को कि उनका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और देश के प्रति जो हमारे शहीदों ने, हमारे वीर सेनानियों ने किया है, स्वतंत्रता सेनानियों ने, उससे उनका मॉरल बूस्ट हो। हाँ, ऐसे उसमें एक कविता है, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा जमाना देखेगा, टूटेगा तूफान जमाना देखेगा, बहता चलेगा मीलों नहर का पानी, नहरें 1947 के बाद बढ़ने लगी ना, बहता चलेगा मीलों नहर का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, नबियों का वरदान जमाना देखेगा, देश आगे बढ़ेगा जमाना आगे देखेगा। तो ऐसी कविताएं हैं। और इन कविताओं के साथ साथ हमने ये जो पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर एक चला था, प्रोग्राम चला था भारत सरकार का, तो उसमें भी हमने बहुत भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिपाही थे उनके ऊपर हमने कविताएं और भाषण प्रतियोगिताएं करवाई, और ये स्मारिका भी लिखी हुई है। ये स्मारिका के 7 संस्करण हमने लिखे हैं, हर साल हम लिखते हैं इसमें। तो इसमें हम साहित्यकारों और ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनकी जीवनियाँ लिखते हैं जी, ताकि बच्चों को, पढ़ने वालों को और लोगों को पता लगे कि ये क्या क्या करते रहे जी। इतना काम उन्होंने किया है। उन्होंने देश को आज़ाद होने के लिए बहुत कष्ट सहन किए। जी, कष्ट सहन किए हैं, अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी हैं। जी। जी, और यही कविताएं हैं, यही जो कहानियाँ हैं, यही वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम उन्हें याद रख सकते हैं और एक अपने गौरवमयी इतिहास पर हम गर्व कर सकते हैं। और साहित्य जो लिखते हैं वो जो देखता है वो लिखता है। जी, यहाँ 1975 में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, जी, तो उस वक्त लिखना जुखना बंद हो गया था। जी, प्रचार प्रसार बंद था, तो आकाशवाणी के कार्यक्रम, भारत सरकार के भी कार्यक्रम कम हो रहे थे। तो उन दिनों में हमने क्या कि एक भाषा विभाग से मिलकर के हमने साहित्यकारों की एक लिस्ट बनाई, कविताओं की। कविताएं जो लिखते थे तो उन्होंने भी एक किताब निकाली, ये साहित्यकार विवरणिका, ये हमने दिखाई आपको। साहित्यकार विवरणिका एक ऐसा ग्रंथ है जो पहला ग्रंथ है भाषा संस्कृति विभाग का, जिसमें लेखकों और साहित्यकारों के नाम है, पते हैं और उनकी फ़ोटो भी है, और उन्होंने क्या लिखा है, साहित्य लिखा है, कथा लिखी है, कहानी लिखी है जी। तो वो, और उसी वक्त एक बड़ा ऐसी घटना हुई कि डॉक्टर करण सिंह भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने जम्मू में एक अखिल भारतीय डोगरी लेखक सम्मेलन बुलाया। उसमें मेरे को भी उन्होंने किसी तरीके से कांटेक्ट किया। मैं यहाँ पर कांगड़ा सभा का सेक्रेटरी था, तो उन्होंने भारत सरकार वाले जब मैंने बोला तो हम 11 आदमी गए वहाँ पर, और वहाँ हमने कविताएँ पढ़ी, और वहाँ जितनी कविताएँ पढ़ी गई वो इसके ऊपर थी, परिवार नियोजन के ऊपर थी। उससे पहले ना कोई इसके ऊपर लिखता था जी। तो समाज को देखा लोगों ने, समाज की ज़रूरत थी जी। और वो ऐसा हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारा तो कार्यक्रम हुआ ही हुआ। उसमें हमारी बड़ी उपलब्धि हुई कि डॉक्टर करण सिंह ने हमें कहा कि डोगरी राइटर जो लिखते हैं उसको हम किताबें छापते हैं जी। और जम्मू कश्मीर में डोगरी का 10वीं का इम्तहान पास करना ज़रूरी है, तब नौकरी मिलेगी जी। तो हमने उनको कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आप करिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको पहाड़ी भाषा जो है इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन वो प्रयास हो रहे हैं पर अभी हुआ नहीं है। लेकिन उसका साहित्य लेखन बहुत हुआ है उसके प्रेरणा से हमारे को जी। फिर उसके बाद 70 में जब यहाँ दूसरी सरकार आई, शांता कुमार की सरकार का, तो उन्होंने हिंदी को बहुत प्रोत्साहन दिया और हिंदी के टाइपराइटर सारे बदल दिए गए, अंग्रेजी के बदल दिए गए, हिंदी के टाइपराइटर गए। तो अंग्रेजी के जो बाबू थे उनको हिंदी लिखने के ज़रूर कहा गए, तो हमारे को लिखने का मौका मिला और हमारी कविता और ये गीत और साहित्य लिखने का मौका मिला और साहित्य छपा भी
जी। इनकी जो किताबें हैं ये सारी किताबों में हमारी कविताएं छपती रही और साहित्यकारों को बड़ा मजा आया, उनको उत्तेजन, उनको प्रोत्साहन मिला, उनकी पुस्तकें भी खरीदी गई, पुस्तकें पढ़ी गई और सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ थी वहाँ पर किताबें पढ़ी गई। और हमारी पिछले साल किताबें ली तो हमारी 150 किताबें खरीदी। हाँ, ये किताब हमने पिछले साल लिखी है, तो वीरभूमि हिमाचल। जी। तो वीरभूमि हिमाचल जो है देवभूमि हिमाचल, देवभूमि में 64 मंदिरों का वृतांत है, हिमाचल प्रदेश के 64 मंदिरों का। जी। तो वो भारत हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों जी। डॉक्टर साहब, इनमें क्या इन्हें कोई कविता की शक्ल दी गई है या फिर ये सिर्फ एक कहानी के तौर पर? नहीं, पुस्तकों, ये जो देवभूमि हिमाचल है वो मंदिरों के ऊपर की पुस्तक है, तो उसमें मंदिरों की जो है वो आलेख है, आलेख है मंदिरों की, जो उसमें साहित्य है, उसके पीछे कोई और किंवदंती है वो लिखी गई है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो कविताएं को चीज़ों में लिखी। अब मैंने ये पिछले साल ही किताब निकाली है, हमारी सोच, ये किताब है, देखो ये अभी अभी निकली है, लेटेस्ट किताब है। तो ये किताब जो है ये सारी पहाड़ी की कविताएं हैं इसमें, और पहाड़ी के लिखने के लिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए किताबें लिखी हुई हैं। जी हाँ, इसमें एक हमने एक कविता लिखी है, चलो आप बता ही देते हैं, सुना देते हैं कि जो तो भगवान ने इंसान बनाया, ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, भारत सरकार, दूसरी सरकार भी, दूसरे लोग भी कहते हैं सब लोग एक हैं। जी हाँ, तो ये इसमें लिखा हमने, जो तो भगवान ने इंसान बनाया, ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, जमदियाँ तेरे पई गई जात, जमदियाँ तेरी पई गई जात, ना थी तेरी जात ना थी पहले आत, तेरी समझ कुछ नहीं आया, जो तो भगवान ने इंसान बनाया, ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया। तो ये ऐसी ऐसी किताब है। मनुष्य जीवन कजो गुआदा, मानव जीवन कजो गुआदा, धर्मे दे नाए कजो जहर फादा है, पीरा फकीरा भी ये फरमाया, तिजो तो भगवान ने इंसान बनाया, तिजो तो भगवान ने इंसान, मनुष्य को तो इंसान बनाया ना, वहाँ तो लिख के लिखा कि शर्मा की बर्मा जी, वो तो पैदा होने के बाद लिखा गया। तो ये सब एक है भगवान के आगे, और इंसान सब एक है, मनुष्य में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, मानव में एकता होनी, तो ये हम संदेश भी दे रहे हैं और वो उसे अपील भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको काफ़ी सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। वो सबसे पहले इंसान तो मुझे बिहार में जब गया, वहाँ डायरेक्टर था, तो लोगों ने सोचा कि चलो इनको दे देते हैं सम्मान, तो मैंने वो पहली पुस्तक जो लिखी वो मैंने दी, ये वीरभूमि की पुस्तक है मेरी, सबसे पहली पुस्तक मेरी वीरभूमि है। और भाषा संस्कृति विभाग के अधिकारी ने इसकी प्रवेश आरेख लिखा है जी, कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये मैंने पुस्तक लिखी और इसमें कविताएं सारे हैं। तो इसको मेरे को वहाँ एक बहुत बड़े अफसर थे, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, जो वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर से रिटायर तो उस वक्त आए, उन्होंने मेरे को इनाम दिया, और वो इनाम दिया दिनकर पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार, जो कोटी के हमारे लेखक हुए, एक सम्मानित माना जाता है। फिर और जहाँ जहाँ गए उन्होंने काम किया, तो यहाँ कांगड़ा सभा होती थी, उसके मुझे पुरस्कार दिया। फिर दैनिक सवेरा एक अखबार है, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया। फिर एक अखिल भारतीय सामाजिक संस्था संघ दिल्ली है, उन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए सम्मान दिया। फिर एक ज्वालामुखी सुधार सभा दिल्ली है, उन्होंने सम्मानित किया। एक शिक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने, हालांकि मैं शिक्षक से ही आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े शिक्षक है, साहित्य भी शिक्षक ही होता है, साहित्यकार भी शिक्षक होता है, तो उन्होंने सम्मानित किया। ऐसे कई लोगों ने सम्मानित किया है, जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने सम्मानित किया। और ये भी मैं तो समझता हूँ कि दूरदर्शन ने मेरे को सम्मानित किया आज बुला करके, कि इस उम्र में हमारे को आप मौका दे रहे हैं और लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। जी नहीं, ये हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि आप जैसे व्यक्ति से, एक शख्सियत से हमारे को इस तरह से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और देखिए, अब आपसे चलते चलते हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखो, हमने धार्मिक पुस्तकें में लिखी हुई हैं, एक बाबा मेहरदास के ऊपर लिखी है, एक संकट मोचन हनुमान मंदिर पर पुस्तक लिखी है जी। धार्मिक के साथ साथ, क्योंकि मनुष्य को धर्म का सहारा लेना चाहिए, धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, तो भगवान को हाजिर नाजिर करके सबको श्रेष्ठ काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए जी। और जो आपको अच्छा लगता है उसको अपनाइए, जो आपको बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ दीजिए। हाँ जी। लेकिन अच्छे आदमी का जो रास्ता है उसको फॉलो करें, उसके पीछे चलें। और थोड़ा मुश्किल होता है अच्छाई और सच्चाई पे चलना, लेकिन उसको हमें फॉलो करना चाहिए, प्रयास करें, कुछ अच्छा करें, और जितना अच्छा हो सकेगा वो समाज को लाभ होगा।
जी। साहित्यकार अच्छा लिखेगा तो उसको समाज को लाभ होगा। जी। मैंने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम साहित्यकारों ने लिखा, तो आज देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ है। जी। हाँ। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।